दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सन 1980 के आसपास की बात है। आरएसएस का एक सम्मेलन हो रहा था जहां पर नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब आरएसएस में होते थे, वो बीजेपी में नहीं आए थे। और नानाजी देशमुख जो आरएसएस के प्रचारक थे और जिन्होंने शिक्षा भारती आरएसएस की एजुकेशनल विंग को शुरुआत की, तो वो वहाँ पर मिलते हैं आरएसएस के सम्मेलन में नागपुर में। वहाँ पर नानाजी देशमुख देखते हैं कि जो नरेंद्र भाई मोदी हैं एक सिंपल कार्यकर्ता है और उनके पैर में चप्पल भी टूटी हुई है तो या घिसी हुई है। तो वो नानाजी देशमुख उस ज़माने के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को 2 रुपये देते हैं कि आप कम से कम सही चप्पल पहनिए, और क्योंकि आप एक प्रचारक हैं और आपको गांव-गांव जाना होता है आरएसएस के प्रचारक के तौर पर, तो आपके पैरों में चप्पल बराबर होनी चाहिए। 2 दिन के बाद नानाजी देशमुख ने फिर देखा और जब नरेंद्र भाई मोदी से पूछा गया कि आपने चप्पल क्यों नहीं ली, आपको मैंने 2 रुपये दिए थे, तो नरेंद्र भाई मोदी का जवाब ये था कि आपने 2 रुपये ज़रूर दिए थे, बट मेरे को 2 दिन से खाना नहीं मिला था, तो 2 रुपये का मैंने भरपेट खाना खाया। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं चप्पल लेने का क्या करेंगे। तो नानाजी देशमुख ने उनको फिर दोबारा से पैसे दिए, उनको चप्पल दिलवाई। तो कहने का मतलब ये है, एक वक्त ऐसा था नरेंद्र भाई मोदी जी की लाइफ में कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी और पेट में बराबर खाना भी नहीं जाता था। आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो हमारे ग्रह होते हैं या हमारे प्लैनेट्स होते हैं, वो हमें किस तरह से रूप दिखाते हैं और वक्त किस तरह से करवट लेता है, इसके बारे में जानेंगे हम आज के एपिसोड में। नरेंद्र भाई मोदी की जीवन कुंडली के बारे में और उनका आने वाला समय क्या बता रहा है हमें। तो आप सब बने रहें हमारे साथ और जानिए नरेंद्र भाई मोदी के बारे में आज के एपिसोड में। दोस्तों ये तो आपको सबको मालूम ही होगा और अब तो ये जग जाहिर है कि नरेंद्र भाई मोदी बचपन में उनके पिताजी चाय का स्टॉल चलाते थे और नरेंद्र भाई मोदी वहीं पर चाय के स्टॉल पे उनके साथ उनका हाथ बटाते थे। तो नरेंद्र भाई मोदी का जो बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 को वडनगर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ, गुजरात में। तो ये सब क्लियर है और उनका जो बर्थ टाइम हमने लिया है करीबन 12 साढ़े 12 बजे, बिकॉज बर्थ टाइम में जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो क्लियर नहीं है, बट जो उनका लगन है वो क्लियर है और इसको हमने कई जगह मिलान भी किया है और उनकी कुंडली से भी ये बराबर मैच करता है। वृश्चिक लगन उनका है और उनकी कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रही है। हम आज एस्ट्रोलॉजिकल विवेचना कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी की लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में और ख़ासकर अगला 1 साल उनकी लाइफ में किस तरह से जाने वाला है। तो शुरुआत हम करते हैं जब उनका बर्थ होता है। तो उनकी लाइफ में पहली महादशा उनको जो मिली वो शनिदेव की मिली और आप उनकी कुंडली में भी देख रहे हैं शनिदेव उनके कर्म भाव में है। शनिदेव की अगर महादशा पहली महादशा आ जाती है तो आदमी को वो कर्मठ बना देती है, हार्ड वर्किंग बना देती है। तो इस तरह से जो उनका शुरुआत का बचपन था वो काफ़ी परिश्रम में बीता, जिसको वो खुद भी बयान करते हैं कि वो चाय के स्टॉल पर अपने पिताजी का हाथ बटाते थे और एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए और शनिदेव की जो महादशा थी वो ख़त्म हुई और उसके बाद बुधदेव की महादशा आई उनके लाइफ के अंदर। जो बुधदेव की महादशा आई है वो 1960 से शुरू होती है, 1960 से 1977। बुध की महादशा 17 साल की रहती है और बुध उनकी कुंडली में लाव भाव में है। लाव भाव में ज़रूर है बट वो योग कारक नहीं है। शनिदेव भी योग कारक नहीं है बट वो प्लेसमेंट उनकी अच्छी है, तो उसकी वजह से उनको परिश्रम करने का अच्छा समय या उनको योग मिले, जिसकी वजह से शनिदेव उनसे प्रसन्न होते हैं और उनका फाउंडेशन एक तरह से मजबूत होता है।
बुधदेव की जो महादशा आती है, बुधदेव है तो सही घर में, बट वो योग कारक प्लेनेट नहीं है। और इसी दौरान जो ये समय होता है 1960 टू 1977, इसी समय के दौरान वो आरएसएस से जुड़ जाते हैं। और आरएसएस से जुड़ जाते हैं 1971 से। 1971 से फुल टाइम आरएसएस के प्रचारक बन जाते हैं और अपना घर बार छोड़ देते हैं। जो उन्होंने अपनी उनके परिवार ने उनकी मैरिज भी करवाई थी, बट वो मैरिज को भी छोड़ के अलग हो जाते हैं, जो कुछ टाइम तक ही रहे। तो जब वो अलग हो जाते हैं और आरएसएस के प्रचारक बन जाते हैं, तो गांव-गांव उनको जाना होता है। और आरएसएस के जो दफ्तर होते हैं या उनकी शाखा होती हैं, वहीं पर उनका निवास रहता है। मरकरी की दशा जब ख़त्म होती है 1977 में, तो उनको केतु की दशा आती है। वो 7 साल की है, 1977 टू 1984 केतु की दशा आती है। केतु भी उनके लाभ भाव में ही है, तो 11th हाउस में है। तो केतु भी उनको एक तरह से ग्रोथ ही देते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। और इसी दौरान जब केतु की दशा ख़त्म होती है 1984-85 में, जब वीनस की दशा शुरू होती है इसके बाद 20 साल की, और इनको आरएसएस से बीजेपी में संगठन में भेज दिया जाता है। और वहाँ पर ये बीजेपी में 1985 से जुड़ जाते हैं। बीजेपी में 1985 से जब जुड़ गए, और वहाँ पर धीरे धीरे इनकी तरक्की होती है और ये संगठन को, बीजेपी के संगठन को और मजबूत करते हैं। इनको एक तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिलता है। 1984 से ये आगे बढ़ते हैं, 85 से जब बीजेपी में आए। और इसी दौरान ये 1998 में जाकर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। तो बीजेपी के जब जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं 1998 में, और आडवाणी जी के काफ़ी क्लोज होते हैं। आडवाणी जी की जो रथ यात्रा होती है, जो उन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की थी, जिस पे बाद में वो बिहार में अरेस्ट हो जाते हैं, उस टाइम पर सारथी नरेंद्र भाई मोदी ही होते हैं। उस रथ के जो सारथी होते हैं वो नरेंद्र भाई मोदी ही होते हैं। बट वो एक सामान्य कार्यकर्ता ही रहते हैं बीजेपी के, और लाइमलाइट में नहीं होते हैं। पब्लिक डोमेन में उनके बारे में कोई चर्चे, कोई पहचान नहीं बन पाती है। 1998 में जब जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, तब भी वो एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के दफ्तर में ही रहते हैं, बिकॉज घर तो उन्होंने काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। तो इसी दौरान एक टर्निंग पॉइंट आता है 2000 के अंदर। 2001 में सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। तो गुजरात के अंदर केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनकी तबीयत सही नहीं रह रही होती। उस टाइम पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को ध्यान आता है नरेंद्र भाई मोदी का, और वो उनका नाम रिकमेंड करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कि गुजरात के अंदर जो ग्रुपिज़म चल रहा है, फैक्शनिज्म चल रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम दिल्ली से किसी गुजराती को भेजते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, सेंटर का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उसको हम प्लान करते हैं, प्लेस करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से नरेंद्र भाई मोदी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो गुजरात के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो जीत भी जाते हैं, वहां का विधानसभा चुनाव भी जीतते हैं, और फाइनली वो 7 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल की जगह मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। अब अभी जो उनकी दशा है, महादशा है, वो शुक्र की ही चल रही है। शुक्र भी उनके कर्म भाव में ही है, जो उनको एक पद प्राप्ति करवा रहा है। बट शुक्र इनके लिए भी योग कारक नहीं है, तो इनको अड़चने तो आनी ही है। तो उसी अड़चनों में क्या होता है, 2002 में 27 फरवरी 2002 को ये एक एपिसोड हो जाता है जिसको हम गोधरा कांड बोलते हैं, जो साबरमती एक्सप्रेस में 58 पैसेंजर्स को जिंदा जला दिया जाता है गुजरात के अंदर। तो जब ये एपिसोड होता है उसके बाद दंगे भड़क जाते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर ही हज़ारों लोगों को, हिंदू और मुस्लिम,
दंगे हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं और काफ़ी लोग उसमें हताहत होते हैं, मोर देन 1000 पीपल, और काफ़ी बिल्डिंग्स को आग लगा दी जाती है। तो काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिसका सारा ब्लेम उस टाइम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही बट नेचुरल आता है। और नरेंद्र भाई मोदी तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे चीफ मिनिस्टर बने हुए, तो पूरा ऑपोजिशन इस बारे में लेकर पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू सेंटर में सपोर्ट अपनी विड्रॉ कर लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंट्री ओवरऑल तो सब सही कर रहा था, इंडिया शाइनिंग का कैंपेन भी उन दिनों चल रहा था, बट ये गुजरात का एक ब्लैक स्पॉट लगता है। फाइनली किसी भी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी जो गृह मंत्री होते हैं वो कन्विंस करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि इनको कंटिन्यू करने दिया जाए। तो ये एक ट्विस्ट आता है लाइफ के अंदर मोदी जी के लिए, नहीं तो कैरियर वहीं पे रुक जाता। फाइनली वो कंटिन्यू करते हैं, बट इसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी सरकार गंवानी पड़ती है 2004 के अंदर, क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उनकी सरकार का क्या सिंगल फैक्टर था कि उनको मैंडेट नहीं मिला, जबकि इंडिया शाइनिंग एक अच्छा कैंपेन था, कंट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, जीडीपी बहुत अच्छी थी। तो उनका यही कहना था कि गुजरात के जो रॉयट्स थे उसका ब्लेम उनके ऊपर ही आया है। खैर वो हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, बट वाजपेयी जी का वहाँ चैप्टर क्लोज होता है। बट नरेंद्र भाई मोदी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको पूरे हाथ से वो ग्रैब करते हैं, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली जीतते हुए 3 बार तीन बार जीतते हैं टोटल, 2001 में, 2006 में और उसके बाद 2013 में। तो चीफ मिनिस्टर वो कंटिन्यू करते हैं, और 2013 के अंदर जब उनकी जो महादशा है वो क्योंकि उसके बाद तो उनकी महादशा सब फेवरेबल आई, जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जब वीनस की महादशा ख़त्म हुई 2004 में, उसके बाद सूर्य की महादशा आई, और सूर्य उनके लिए फेवरेबल प्लेनेट है, फेवरेबल महादशा रहेगी सूर्य की, चंद्र की, मंगल की और बृहस्पति की जब आएगी। तो जब सूर्य की महादशा आती है 2004 में, उसके बाद से उनका गोल्डन रन शुरू होता है, और सूर्य भी इनके लाभ भाव में ही है। तो ये इनके लिए एक अच्छे ग्रह योग बने हुए थे, लाइफ के बने हुए हैं, जो इनको आगे निरंतर प्रगति देते जा रहे हैं अड़चने होने के बावजूद। और उसके बाद जब इनकी मून की महादशा शुरू होती है 2010 से 2020 के बीच में, ये इसी पीरियड के अंदर चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जब 2013 के अंदर बीजेपी को पीएम कैंडिडेट चाहिए था और लाल कृष्ण आडवाणी को आरएसएस रिपीट नहीं करना चाहता था, तो उस टाइम पर राजनाथ सिंह बीजेपी प्रेसिडेंट होते थे, तो उन्होंने इनका नाम सेकंड किया और इनको नॉमिनेट किया गया, और फाइनली ये पीएम कैंडिडेट के तौर पर उभर कर आए, और इनके आने से एक चेहरा मिला बीजेपी को। और क्योंकि ये एक हार्ड टास्क मास्टर थे, आरएसएस के थे और पूरी हिंदू छवि लेकर आ रहे थे, इनके आने से कंट्री के अंदर एक अच्छा जो समय आया बीजेपी के लिए, और बीजेपी पहली बार 282 सीट जीतकर 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। ये इंडिपेंडेंट सरकार थी पहली बार बीजेपी की, और 1980 में बीजेपी का स्थापना है, वहाँ से लेकर ये सफ़रनामा रहा बीजेपी का, जिसमें जो श्रेय जाता है वो नरेंद्र भाई मोदी को ही जाएगा। तो 26 मई 2014 को ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनकी महादशा फेवरेबल थी, उस टाइम चंद्रमा की महादशा चल रही थी, चंद्रमा इनके लगन में ही है, ज़रूर उनकी तो डिग्री है। तो ये क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर एक रेयर फिनोमिना है, 3 ग्रह जो है वो 0 डिग्री के ऊपर है, मंगल भी 0 डिग्री पे लगन में है, सूर्य भी 0 डिग्री पे है, लेस देन 1 डिग्री है वो लाभ भाव में है, और बुध देव भी लाभ भाव में लेस देन 1 डिग्री मतलब 0 डिग्री के ऊपर है। बट प्लेसमेंट सब ग्रहों की अच्छी है, जिसकी वजह से इनको कोई भी मेजर अड़चन नहीं आई। तो
तो ये इनके साथ वक्त अच्छा जाता रहा। बट अब जो इनकी मंगल की महादशा है वो 2020-21 से शुरू हो गई है, 2021 से शुरू हुई है और ये 2027 तक चलेगी। मिड 2027 तक ये दशा चलेगी मंगल की। मंगल इनकी कुंडली में लग्नेश है। बट जब लग्नेश की दशा आती है तो लग्नेश इंसान को जो भी उसका लेवल होता है उससे एक लेवल आगे ले जाता है। तो क्या नरेंद्र भाई मोदी के लिए जो अब समय आ रहा है या 2-2.5 साल आ रहे हैं 2027 तक, इनको लाइफ में कोई और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है या इनका करियर जो है वो एक फिनाले पर जाएगा? तो ये आने वाला समय ही बताएगा। बट अभी का जो समय बता रहा है, क्योंकि अगर हम गोचर को देखते हैं तो गोचर में जो इनका कर्म भाव है, वहाँ पर जो अभी गोचर में 5 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे सूर्यदेव और शुक्रदेव विराजमान है, वहाँ पर केतु का भ्रमण चल रहा है। केतु का जो काम होता है वो होता है डिस्ट्रैक्ट करना, वहाँ से अलग करना, डिटैच करना। तो केतु इनके कर्म भाव में जो गोचर है वो 1.5 साल का गोचर है, दिसंबर 2026 तक का ये समय है। अब होगा क्या इस समय के अंदर, ये इनको एक अंदर से भावना आएगी या ये डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इनफ इज़ इनफ, मुझे ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। या इसका एक एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि इसी साल सितंबर में, आज से 2 महीने के बाद, नरेंद्र भाई मोदी 75 साल पूरे कर रहे हैं। तो जब ये 2014 के अंदर इलेक्शन जीत कर आए थे तो इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को इसलिए रिटायर कर दिया था कि वो 75 साल के हो चुके हैं और इस बात को ऑपोजिशन बिल्कुल बराबर पकड़ेगा। आरएसएस के मोहन भागवत ने भी ये बात बोल चुके हैं अभी हाल फिलहाल में ही कि 75 साल होने के बाद आदमी को शॉल उड़ा देनी चाहिए और उनको रिटायर कर देना चाहिए। तो क्या वो इनडायरेक्ट इशारा था नरेंद्र भाई मोदी के लिए, ये तो वक्त बताएगा। तो कुल मिलाकर जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि कमिंग सितंबर से इनके लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं और जो आने वाला समय है 1 से 1.25 साल 1.5 साल जो भी है, जो अगले बर्थडे तक सितंबर तक रहेगा, तब तक ये इनको पूरा डिसाइड हो जाएंगे कि आगे का क्या रोल रहना है। बिकॉज जो इनके शपथ ग्रहण की कुंडली बनती है, जब इन्होंने अभी ओथ ली थी मोदी 3.0 की, उससे खंडित जनादेश पता लगता है कि इस बार का जो कार्यकाल है पूरा 5 साल का, ये गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाएगी। तो क्या चेंजेस आएंगे ये तो वक्त बताएगा। बट कुल मिलाकर ये जो साल है जो शुरू हुआ है या होगा, मोदी जी के लिए शुरू होगा 17 सितंबर 2025 से 17 सितंबर 2026 का जो पीरियड होगा, ये इनके लिए डिफाइनिंग मोमेंट होगा। तो इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मंगल की महादशा खत्म होगी और उसके बाद राहु की महादशा आएगी 18 साल की। तो मंगल इनको जाते जाते क्या देकर जाएंगे, या इनको रिटायर करके जाएंगे एक अच्छे गोल्डन हैंडशेक के साथ, ये इसी साल में क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें हो सकता है, मैं 3 ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि जो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 2027 के लिए, क्योंकि 2026 तक तो ये प्रॉपरली कंटिन्यू करेंगे। तो 2027 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उसमें या तो हो सकता है कि ये फ्रेश मैंडेट के लिए दोबारा जाए और 5 साल के लिए सरकार चुनकर आए, क्योंकि ये जनादेश तो खंडित है और ये पूरा नहीं होगा 5 साल का। या ये अपनी सीट छोड़ दे और किसी और को अपनी जगह पर पीएम के लिए नॉमिनेट करें, तो इसका भी चांस हो सकता है। और तीसरा चांस हो सकता है ये अपने आप को पूरा रिटायर कर दे, या कोई नया पद, कोई ऐसा पद ले ले जिसको संवैधानिक पद हो और जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2027 के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होने हैं।
तो क्या नरेंद्र भाई मोदी 2027 में प्रेसिडेंट के लिए जा सकते हैं? आप लोगों का क्या मत है, क्या कहना है कि नरेंद्र भाई मोदी का क्या फाइनल आउटकम होगा 2027 के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी आपके विचार हैं, जिससे एक कंसेंसस बन सके और जो कुंडली बताती है वो क्या इशारा करती है। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।